तो आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला। इससे पहले हम पटवारी के सिलेबस के बारे में चर्चा किए थे फ्रेंड्स। तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं पटवारी का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो मैं पटवारी का हिंदी सिलेबस को लिया हूँ। हिंदी सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है वर्णमाला। तो आज हम वर्णमाला के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो मेरे फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे हैं पटवारी सिलेबस के, और प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, वहां जाके पटवारी के सिलेबस के बारे में अच्छे से देख ले। उसके बाद इस वीडियो को देखे। दोस्तों जरूरी नहीं है कि ये वीडियो पटवारी के लिए ही इंपॉर्टेंट, ये वीडियो उन सभी जगह इंपॉर्टेंट है जहां हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं हूं हेमंत। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला पढ़ने से पहले हमको दो तीन बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। पहला बात है दोस्तों भाषा। तो भाषा क्या होती है दोस्तों ये जानते हैं। दोस्तों मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूँ उसको आप देख पा रहे हो। तो यही है दोस्तों भाषा। इस प्रकार भाषा के कितने रूप है? दो रूप है। एक रूप है मौखिक भाषा जो मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। एक भाषा है लिखित भाषा जिसको मैं लिख रहा हूँ और आप देख रहे हैं। इस प्रकार भाषा के दो रूप होते हैं। एक होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि भाषा को आप समझ गए होंगे। अब पढ़ते हैं लिपि। लिपि क्या होती है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। स्क्रिप्ट। तो भाषा को जिन लेखन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं हिंदी को लिखा हूं दोस्तों, और मैं यहाँ भी इंग्लिश लिखता हूँ, जैसे कि रोहन लिखता हूं मैं, रोहन। तो भाषा को मैं जिन लेखन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ भाषा, लिखा हूँ भाषा। तो भाषा को मैं किस अक्षर से लिखा हूँ? हिंदी। हिंदी। इंग्लिश को मैं लिखा हूँ रोहन। इंग्लिश में क्या लिखा हूँ दोस्तों? रोहन। तो भाषा को लिखने की एक टेक्निक होती है, एक चिन्ह होता है। तो उस चिन्ह को बोलते हैं लिपि। जैसे भाषा में अलग चिन्ह का प्रयोग हुआ है तो क्या होगा? हिंदी भाषा की लिपि। और ये क्या होगा? इंग्लिश में अलग चिन्ह का प्रयोग हुआ है तो क्या है? इंग्लिश है, तो इसकी लिपि क्या होती है? रोमन होती है। इसकी लिपि क्या होती है? रोमन। और वही हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है? देवनागरी। क्या होती है? देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है फ्रेंड? देवनागरी। तो इस प्रकार लिपि को क्या बोलते हैं? भाषा को जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उसे उस भाषा की लिपि कहते हैं। और हिंदी भाषा की लिपि होती है देवनागरी, जबकि इंग्लिश भाषा की लिपि होती है रोमन। और ये साथ ही साथ ये भी देख लेते हैं कि पंजाबी भाषा की लिपि क्या होती है? तो पंजाबी भाषा की लिपि होती है गुरुमुखी। गुरुमुखी। ये एक नंबर में पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको लिपि का टॉपिक भी समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स मैं आपको भाषा के बारे में एक बात बताना भूल गया। भाषा जो होती है ये संस्कृत के भाष धातु से बनता है। भाषा किससे बनता है? संस्कृत के भाष धातु से बनता है, और जिसका अर्थ होता है बोलना। जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर, जिसका नाम है वर्णमाला। वर्णमाला, इसको इंग्लिश बोलते हैं फोनोलॉजी। फोनोलॉजी, वर्णमाला। दोस्तों हम दिन भर बहुत सी बात करते रहते हैं। हम दिन भर जिस भाषा का प्रयोग करते रहते हैं उसका सिलसिला कभी खत्म नहीं होता है, और बोलते बोलते कोई वाक्य इतना लंबा हो जाता है कि हमको उसका अंदाजा भी नहीं रहता। तो दोस्तों क्या आप सोचे हैं उस वाक्य की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि उस वाक्य की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं जाता हूँ, तो इस वाक्य में मैं जाता हूँ एक वाक्य बोला हूँ, तो इस वाक्य की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? ध्वनि। जैसे मैं बोल रहा हूँ एक ध्वनि है, मैं जाता हूँ बोल रहा हूँ क्या है? एक ध्वनि है। तो ध्वनि। तो फ्रेंड्स पहला ध्वनि पढ़ते हैं, ध्वनि, और सेकंड वर्ण। तो ध्वनि किसको कहते हैं? भाषा के मौखिक रूप को, भाषा के मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं। भाषा के मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा के
भाषा के लिखित रूप को, भाषा के लिखित रूप को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, जिसके खंड ना किए जा सके, जिसके खंड ना किए जा सके। खंड मीन्स टुकड़ा, खंड ना किए जा सके, ये जा सके। फ्रेंड्स, भाषा के मौखिक रूप को हम ध्वनि कहते हैं और भाषा के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। फ्रेंड्स, अब आपके बात में आप सोच रहे होंगे कि क्या ध्वनि और वर्ण अलग अलग है? नहीं दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ध्वनि और वर्ण वास्तव में एक ही है। इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि जो ध्वनि होती है वो मौखिक रूप होता है भाषा का, और जो वर्ण होता है वो भाषा का लिखित रूप होता है, और दोनों एक प्रकार का सेम ही होता है। इसमें भी लिख सकते जिसके खंड ना किए जा सके, जिसके खंड ना किया जा सके, जिसके खंड ना किया जा सके। रोक दे, सुनना जब इसे। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आपको टिक करना है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। यदि ऑप्शन में वर्ण दिया होगा तो वर्ण को टिक करना है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ध्वनि और वर्ण एक ही होता है, बस इसमें डिफरेंस मौखिक और लिखित का होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। ध्वनि का ऑप्शन नहीं रहेगा तो वर्ण पर टिक करना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। और सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाषा का आरंभ कहाँ से होता है? तो ध्वनि से होता है। मैं किसी भी बात को पहले बोलूंगा तो भाषा का आरंभ किससे होता है? ध्वनि से। उसके बाद मैं लिखूंगा तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? भाषा का आरंभ कहाँ से होता है आएगा तो ध्वनि से होता है। टिक करना है कहाँ से? ध्वनि से होता है। तो यहाँ से आपको 2 नंबर क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स। दोस्तों, अब हम जिस भी टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो पुनः वर्ण पर बेस रहेगा। अब हम वर्ण की दूसरी परिभाषा देखते हैं। दूसरी परिभाषा भी पहली परिभाषा के जैसे है। भाषा या उच्चारण की वह छोटी से छोटी ध्वनि चिन्ह जिसके टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं अ, आ, या फिर क, ख आदि, ये सभी क्या है? वर्ण है। क्या है फ्रेंड्स? वर्ण। तो क्या है फ्रेंड्स? वर्ण। दोस्तों, आप वर्ण समझ चुके हैं। दोस्तों, जो नए चैनल को देख रहे हो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। हाँ दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलो। सब्सक्राइब के नीचे में एक घंटी का निशान है, बेल आइकन का निशान है फ्रेंड, उसको बजाना ना भूलो, ठीक है ना? क्योंकि आप अभी बजाओगे तो पेपर में आप जॉब का बजाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब वर्ण पढ़ लेते हैं। अब थोड़ा कुछ वर्ण के बारे में देख लें दोस्तों कि वर्णों का महत्व क्या है। आखिर वर्णों का महत्व, इंपॉर्टेंट ऑफ वर्ण। फ्रेंड्स, वर्ण का महत्व तो ऐसे पेपर में नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैं बेसिक जानकारी के लिए आपको बता देता हूं कि वर्णों का क्या महत्व है। जिस प्रकार फ्रेंड्स ईंट से दीवार बनता है और दीवार से मकान बनता है, उसी प्रकार दोस्तों वर्ण से शब्द का निर्माण होता है एंड शब्द से वाक्य का निर्माण होता है, देन वाक्य से भाषा का निर्माण होता है। फ्रेंड्स, वर्ण से शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है एंड वाक्य से भाषा का निर्माण होता है। इस प्रकार दोस्तों वर्णों का महत्व है। यदि वर्ण नहीं होगा तो वाक्य नहीं होगा, और वाक्य नहीं होगा तो भाषा नहीं होगा। जिस प्रकार ईंट नहीं होगा तो दीवार नहीं होगा, और दीवार नहीं होगा तो भवन नहीं होगा। इसी प्रकार भवन निर्माण में ईंट का महत्व है, उसी प्रकार भाषा निर्माण में वर्ण का महत्व है। उम्मीद करता हूं कि आप वर्ण के महत्व को अच्छे ढंग से, भली भांति ढंग से परिचित हो गए होंगे। फ्रेंड्स, अब देखते हैं वर्णमाला। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला में हम वर्ण को समझ ही चुके हैं, अब समझते हैं वर्णमाला क्या होता है। फ्रेंड्स, ये 1 नंबर में पूछा जा चुका है सीजी पटवारी में। वर्णमाला क्या होगा फ्रेंड्स? वर्णों के
वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। पेपर में दोस्तों वर्णमाला किसे कहते हैं? सही ऑप्शन चूज करिए करके 4 ऑप्शन देता है, तो आपको क्या टिक करना है कि वर्णों के व्यवस्थित को देखना है। व्यवस्थित को देखना है, जहां पर व्यवस्थित मिल गया आपको उस पर टिक लगा देना है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आप वर्णमाला के टॉपिक को अच्छे से समझ चुके होंगे। वर्णमाला दोस्तों, हिंदी में कितने वर्णमाला होते हैं टोटल? इंग्लिश में होते हैं फ्रेंड्स 26 इंग्लिश में होते हैं अल्फाबेट्स। तो हिंदी में कितने वर्णमाला होते हैं? इसका दुगुना कर दो, कितना? 52। तो हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। कितनी होती है? 52। अब स्वर देख लेते हैं फ्रेंड्स। स्वर क्या होते हैं? आ, ई, उ, और आ। सॉरी फ्रेंड्स, ऋषि ए, ओ और औ, और अह। तो फ्रेंड्स स्वर होते हैं टोटल स्वर कितने होते हैं फ्रेंड्स? 10 स्वर होते हैं। कितना? 11। टोटल स्वर की संख्या क्या होती है? 11। अ, आ, ई, उ, ऋषि ए, ओ, औ, इसमें कितनी मात्रा होती है फ्रेंड्स? 1 मात्रा होती है। कितनी? 1। आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे तो कि सर आपने तो टोटल 13 स्वर लिखे हैं, तो आप 11 कैसे बोल रहे हैं? तो फ्रेंड बता देता हूँ कि अ और अह जो होती है इसको बोलते हैं अयोगवाह। और अह को क्या बोलते हैं? अयोगवाह। क्या बोलते हैं? और अह को अयोगवाह। और अह को क्या बोलते हैं? अयोगवाह। ठीक है फ्रेंड, तो टोटल 11 स्वर होते हैं और अह को अयोगवाह के अंदर गिनती किया जाता है। तो पेपर में क्वेश्चन बनता है कि स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आपको टिक करना है 11 पर। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि अयोगवाह निम्न में से कौन से है, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। उसमें अ और अह इसको क्या बोलते हैं? अयोगवाह। और अह इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इस बिंदु को विसर्ग, और इस बिंदु को क्या बोलते हैं जो अ के ऊपर लगा फ्रेंड्स? इसको अनुनासिक। क्या बोलते हैं? अनुनासिक। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? अनुनासिक। ठीक है फ्रेंड्स, स्वर हो गया। व्यंजन देखते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, ल, स, स, ह। इस प्रकार दोस्तों 5 5 5 5 5 25 4 4 टोटल 33। तो व्यंजन की संख्या होती है फ्रेंड्स 33। याद करें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। य, र, ल, व, स, ह। तो इस प्रकार टोटल 33 व्यंजन होती हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि व्यंजन की टोटल संख्या कितनी होती है? कितनी होती है फ्रेंड्स? 33। कितनी होती है? 33। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि कई एग्जाम में ऑप्शन रहता है 48 व्यंजन, कई में 48 व्यंजन बताया जाता है, कहीं पर गूगल में 46 बताया जाता है, कहीं पर 44 टोटल वर्णों की संख्या, सॉरी दोस्तों व्यंजन की संख्या नहीं, टोटल वर्णों की संख्या कहीं पर 48 होता है, कहीं पर 46 होता है, कहीं पर 44 होता है और कहीं पर 52 होता है। तो अब आप बोलोगे कि इसमें से कौन सा सही है, तो मेरा ऑप्शन रहेगा कि सभी, इसमें से सभी सही है। आप ऑप्शन के अनुसार टिक करोगे और ऑप्शन 46 रहेगा तो 46 को, 52 रहेगा 52 को, एंड 44 रहेगा तो 42 को, देन 48 ऑप्शन रहेगा तो 48 को। ये कैसा होता है ये मैं बताता हूं दोस्तों, आगे देखते हैं कि ये किस प्रकार होता है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार विभाजित होता है। कहीं पर वर्ण
की संख्या 44, कहीं कहीं पर 46 एंड कहीं कहीं पर 48 एंड कहीं कहीं पर 52 होता है। तो हम सबको इसको ऑप्शन के अनुसार इसको टिक करना है। तो फ्रेंड्स किस प्रकार होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ, किस प्रकार की गिनती होती है। फ्रेंड्स स्वर की संख्या होती है 11, स्वर 11 होता है। व्यंजन की संख्या होती है 35, एक होता है द्विगुण, इसमें 2 व्यंजन होते हैं द्विगुण के अंदर। टोटल कितनी हुई 33 और ये 44, तो ये +2 तो 46। और अनुस्वार विसर्ग, विसर्ग की संख्या कितनी होती है 1, अनुस्वार की संख्या कितनी होती है 1। और एक होता है फ्रेंड संयुक्त व्यंजन। क्या होता है संयुक्त व्यंजन, इस संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है 4। कौन कौन से होते हैं संयुक्त व्यंजन, छ होता है, त्र होता है, ज्ञ होता है और ये श्र होता है। तो फ्रेंड्स 44, जहां पे 44 बोला जाता है वो स्वर की संख्या और व्यंजन की संख्या को काउंट करते हैं तो 44। तो इसके अनुसार जहां पे स्वर व्यंजन की संख्या को काउंट किया जाता है तो वहां पे होता है 44 वर्ण। एंड जहां पर साथ में द्विगुण को काउंट किया जाता है, द्विगुण क्या होते हैं दोस्तों अभी मैं बताता हूँ। द्विगुण होते हैं ये वाला ड, ये वाला ढ, जहां पे ये बिंदु लगा होता है, ये बिंदु लगा तो इसको होता है द्विगुण। 2 प्रकार होते हैं ड और ढ। तो कहीं कहीं पर स्वर व्यंजन को गिनते हैं तो वहां पे 44 काउंट करते हैं। कहीं कहीं पर स्वर व्यंजन और द्विगुण को काउंट करते हैं तो वहां पे 46 से बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। कहीं कहीं पर स्वर व्यंजन द्विगुण अनुस्वार विसर्ग को काउंट करते हैं वहां पे 48 बोलते हैं। और कहीं कहीं पर संयुक्त व्यंजन को भी ले लेते हैं तो वहां पे कितने बोलते हैं 52। तो सभी प्रकार के ऑप्शन सही हैं, आपको पेपर में ऑप्शन के अनुसार सही मार्क करके आना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चर्चा करने वाली बात है कि आखिर क्या द्विगुण व्यंजन क्या है। क्या है द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है, तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे अनुस्वार को आप जानते हैं इसको बोलते हैं अनुस्वार, विसर्ग बोलते हैं इसको। उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स वर्णों की संख्या के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे, अब आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। दोस्तों मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको द्विगुण व्यंजन, द्विगुण द्विगुण व्यंजन, इसको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, उत्क्षिप्त 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 व्यंजन। द्विगुण व्यंजन को ही क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उत्क्षिप्त व्यंजन। तो द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी होती है पेपर में आएगा तो कितनी होती है द्विगुण व्यंजन की संख्या, तो 2 होती है। तो द्विगुण व्यंजन के अंदर क्या आता है, ड आता है, खाली ड नहीं है दोस्तों, ये ड और ये ढ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कहाँ पे यूज होता है बता दोस्तों, ये वाला ड अलग है और ये वाला ड अलग है, उसी प्रकार ये वाला ढ अलग है और ये वाला ढ अलग है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला ड और ये वाला ढ शब्दों के प्रारंभिक में लगते हैं। जैसे बोलते हैं मैं डमरू बोलता हूँ, डमरू डमरू, ये वाला ड अलग है ना फ्रेंड्स। इसमें बोला हूँ ढोलक, बोलो क्या बोलूँ, ढोलक ढोलक। तो ये ड और ये ढ शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, लेकिन ये बिंदु वाला ड है और बिंदु वाला ढ है ये शब्दों के बीच में लगते हैं। कहाँ पे लगते हैं, शब्दों के मध्य में लगते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड, जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इसको सड़क बोलो, क्या बोलूं सड़क, क्या बोलूं अड़, अड़ आ रहा है, क्या है अड़, तो क्या है सड़क, तो ये वाला लगेगा इसमें द्विगुण वाला, क्या इसी को उत्क्षिप्त क्या बोलेंगे, सड़क सड़क। जैसे मैं बोल रहा हूँ दोस्तों मिठाई, मिठाई में ये वाला लगेगा, क्या सा लगेगा, ये वाला मिठाई। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, ये वाला लगेगा मिठाई मिठाई। ये वाला ढ, ये वाला ठा नहीं लगेगा, ये वाला ढा लग गया, ये वाला ढा मिठाई। और ये क्या सड़क सड़क। ठीक है फ्रेंड्स, ये ड और ये बिंदु वाला ढ लगता है शब्दों के बीच में, और ये दोनों ये ड और ये नॉर्मल वाला ढ लगता है शब्दों के प्रारंभ में। तो इसका इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, डी होता है, इसका इंग्लिश होता है डी एच। और ये वाला ड का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं आर एच। ऐसे आपने सुना होगा फ्रेंड्स रायगढ़, रायगढ़, तो ये वाला ढ नहीं है, ये वाला ढ है रायगढ़, रायगढ़ ये बिंदु वाला। तो इसका इंग्लिश स्पेलिंग क्या हो जाएगा, आर ए आई
GARH, रायगढ़। तो यहाँ पे RH का प्रयोग होना है, ये बिंदु वाला ढा, मतलब द्विगुण व्यंजन वाला। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप द्विगुण व्यंजन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब फ्रेंड्स आते हैं हम संयुक्त व्यंजन पर। संयुक्त व्यंजन, जैसे कि स्लाइड में बताया था, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। तो उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ, आगे इसके बारे में चर्चा और करेंगे। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन को ही क्या कहते हैं वो फ्रेंड्स, संयुक्त अक्षर, इसी को बोलते हैं संयुक्त अक्षर। संयुक्त व्यंजन क्या बोलते हैं, संयुक्त अक्षर। तो संयुक्त अक्षर और संयुक्त व्यंजन दोनों क्या एक ही है, इसकी संख्या कितनी होती है, टोटल 4 होती है। क्या होती है, 4। तो क्या होता है, 6 होता है, इसमें त्र होता है, ज्ञ होता है, और क्या होता है, ये श्र। इसको संयुक्त व्यंजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो वर्णों से मिलकर बनता है। किससे, दो व्यंजन होता है इसमें। छ को जब मैं तोड़ूंगा, क्या किसमें टूटेगा, क में टूटेगा, और प्लस में ये वाला श। दोस्तों अब इसको याद करने का ट्रिक बताता हूँ। जैसे छ का स्पेलिंग क्या होता है, छ का KSH होता है। क्या होता है, KSH। तो क का क्या हो गया, क, ये लगाना मत भूलना, और स का क्या हो गया, स। तो छ हो गया, त्र का इंग्लिश क्या होता है, TRA होता है। तो टी को क्या बोलते हैं, त, आधा ता, ये क्या है दोस्तों, आधा ता, ये क्या, आधा का, और रा हो गया। इसमें ज्ञ का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, जा, JYA। तो किसमें टूटेगा, ज में टूटेगा, आधा ज, और ये य, आधा ज और य, नहीं या नहीं दोस्तों, ये इ है, सॉरी फ्रेंड्स, ये इ है, ज और इ। इसी प्रकार ये वाला स्ट्रा किसमें टूटेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाला स्ट्रा, इसका स्पेलिंग क्या होता है, SHRA, स्ट्रा। तो किसमें टूटेगा, ये वाला स में टूटेगा दोस्तों। फ्रेंड्स याद रखना, ये वाला स रहेगा ना, कि ये वाला स, ये क्या होगा, र। तो इस प्रकार संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। छ का संयुक्त व्यंजन ये होता है, त्र का ये, और ज्ञ का ये, और श्र का ये। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। फ्रेंड्स अब जो हमारा ये वर्ण होता है, वर्ण ये 2 टाइप्स होता है। वर्ण के कितने टाइप्स होते हैं, वर्ण के 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है स्वर होता है वर्ण में, दूसरा होता है हम लोग का व्यंजन। अब वर्ण का डिटेल्स अभी चालू है फ्रेंड्स, दिल थाम के बैठिएगा, बोर मत हो दोस्तों आप, अभी तो आपका इंटरेस्ट जगह है, अब आप धूम मचाने वाले हो पेपर में। तो वर्ण कितने टाइप्स के होते हैं फ्रेंड्स, 2 टाइप्स के, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होते हैं। तो सबसे पहले हम स्वर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स आप स्वर के बारे में। स्वर इंग्लिश में क्या होता है, वावल। तो फ्रेंड्स जो स्वर होता है ये मोस्टली 3 टाइप्स के होते हैं। स्वर मोस्टली कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं। पहला होता है फ्रेंड्स उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। दूसरा होता है जिह्वा के आधार पर, दूसरा किसके आधार पर, जिह्वा के आधार पर। देन तीसरा होता है मुंह के खुलने के आधार पर। तीसरा क्या होता है, मुंह के खुलने के आधार पर, मुंह के खुलने के आधार पर, मुंह के खुलने के आधार पर, मुंह के खुलने के आधार पर। तो स्वर की संख्या होती है 11, जिसमें से अ और अह होता है अनुस्वार। स्वर की प्रकार होते हैं 3, उच्चारण के आधार पर होता है स्वर, उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं। जिह्वा के आधार पर भी स्वर के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। देन मुंह के खुलने के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट स्टार्ट करते हैं उच्चारण के आधार पर स्वर के प्रकार। तो उच्चारण के आधार पर स्वर के प्रकार, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं, स्वर के प्रकार। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार होते हैं फ्रेंड्स, अभी हम लोग डिस्कस किए थे। तो कितने प्रकार होते हैं, उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार। कितने होते हैं फ्रेंड्स, 3 प्रकार।
पहला होता है ह्रस्व स्वर। पहला क्या होता है फ्रेंड्स? ह्रस्व स्वर। पहला क्या होता है फ्रेंड्स? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को क्या बोलते हैं? मूल स्वर। ह्रस्व स्वर को क्या बोलते हैं? मूल स्वर। मूल स्वर। ह्रस्व स्वर को क्या बोलते हैं? मूल स्वर। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिसमें एक मात्रा का समय लगता है। किस ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिसमें एक मात्रा का समय लगता है। कितनी मात्रा का? एक मात्रा का समय लगे, उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। उदाहरण अ और छोटी ई और ऋषि और ये छोटा ऊ। तो ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स? 4 होती है। ह्रस्व और मूल स्वर की संख्या कितनी होती है? तो मूल स्वर की संख्या भी 4 होती है। अब दूसरा, ये सब उच्चारण के आधार पर है ना फ्रेंड्स। अब दूसरा उच्चारण के आधार पर दूसरा क्या होता है मेरे पास? दीर्घ स्वर। क्या होता है फ्रेंड्स? दीर्घ स्वर। दीर्घ का नाम से स्पष्ट है बड़ा। बड़ा मतलब जिसमें एक मात्रा का समय लगेगा क्या दोस्तों? नहीं। 2 मात्रा का लगेगा? हाँ बिल्कुल। तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिसमें 2 मात्रा का समय लगे। जिसमें 2 मात्रा का समय लगे। तो उदाहरण देखते हैं, क्या आएगा? आ। इसमें जितना भी बड़ा होगा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ए और ओ और आओ। और क्या छूटा है दोस्तों? ए। क्या फ्रेंड्स? ए। तो इस प्रकार से दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है फ्रेंड्स? 7 होती है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें ये ए है और ये ए है। ठीक है, ये ए है और ये ए है। 1 2 3 4 5 6 7 दीर्घ स्वर की संख्या होती है 7 एंड ह्रस्व या फिर मूल स्वर की संख्या होती है 1, सॉरी फ्रेंड्स 4। ह्रस्व स्वर और मूल स्वर, इसको दोस्तों लघु स्वर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लघु मतलब छोटा। इसको क्या बोलते हैं? लघु स्वर भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं अपना तीसरा उच्चारण के आधार पर तीसरा टॉपिक क्या है? तीसरा प्रकार तो यह दोस्तों प्लुत स्वर। क्या है फ्रेंड्स? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। प्लुत नाम से स्पेल देते हैं प्लुत। इसमें प्लुत होता है मतलब एकदम वो लगातार बढ़ते जाता है, लगातार होते रहता है प्लुत स्वर। तो इसमें दोस्तों एक मात्रा है, इसमें 2 मात्रा। इसमें कितनी मात्रा होगी? 2 या 2 से अधिक मात्रा होती है। इसमें क्या होती है? 2 से अधिक मात्रा का समय। इसमें क्या लगता है? 2 से प्लस लिख देता हूँ। प्लस मतलब क्या होगा फ्रेंड्स? 2 से अधिक मात्रा का समय लगता है, उसको बोलते हैं प्लुत स्वर। जैसे कि दोस्तों आप ओम को देख लो, ओम कर देना, ओम। ओम का उच्चारण करते हैं तो क्या बोलते हैं? ओम। ऐसे करते हैं दोस्तों, ओम। जैसे राम बोलते हैं फ्रेंड्स, राम। ये डंडी का मतलब क्या है? 2 या 2 मात्रा। 2 तो 2 या 2 से अधिक लगे ना इसमें। राम बोलते हैं तो राम, ऐसे बोलते हैं ना, बहुत खींच देते हैं इसको। तो 2 या 2 से अधिक मात्रा का समय लग रहा है। तो इस प्रकार के स्वर को क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर। तो फ्रेंड्स स्वर के प्रकार 3 स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हम लोग पढ़े थे। पहला पढ़े थे हम लोग स्वर के प्रकार में पढ़े थे हम लोग पहला मुंह के खुलने के, सॉरी उच्चारण के, उच्चारण के आधार पर पढ़े थे हम लोग स्वर के प्रकार। उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्वर के प्रकार में दूसरा टाइप से है जीवा के खुलने के आधार पर। क्या? जीवा के मतलब जीभ जो खुलता है ना, जीवा के खुलने के आधार पर, जीभ के खुलने के आधार पर, जीभ के खुलने के आधार पर। तो फ्रेंड्स जीभ के खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये भी होते हैं फ्रेंड्स 3 प्रकार के। तो फ्रेंड्स अब आइए देखते हैं कि वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स बोल मत होइए, आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए, आपको फुल मजा आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स। अगर नहीं आ रहा हो फिर भी आप देखिए, क्योंकि ये आपका एग्जाम का सवाल है फ्रेंड्स। तो आप बनिए रहिए मेरे यूट्यूब चैनल तो फुल मंत्रा के साथ, और मंत्र याद कीजिए और पेपर में मंत्र चिपकाइए और लाइए अच्छे मार्क्स। तो फ्रेंड्स आते हैं अपने टॉपिक पर। जीवा के खुलने के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। सेकंड पेन यूज करता हूँ फ्रेंड्स, कौन कौन से होते हैं?
दोस्तों डायरेक्ट मैं जीभ बनाता हूँ, ठीक है दोस्तों। जीभ ऐसा होता है ना दोस्तों, आपका जीभ कुछ इस प्रकार का ऐसे होता है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे थोड़ा चपटा हो गया है, तो जीवा के खुलने के आधार पर ये क्या है फ्रेंड्स अपन का मध्य भाग। ये क्या है हम लोग का मध्य भाग, क्या है ये मध्य। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी विजिबल होंगे, क्योंकि दोस्तों ना मैं कैमरा का इस्तेमाल कर रहा हूँ ना माइक्रोफोन के, क्योंकि मेरे पास वो सुविधा भी नहीं है और लॉकडाउन है, मैं मंगा भी नहीं सकता हूँ। मध्य भाग ये क्या है फ्रेंड्स पश्च भाग। ये कौन सा फ्रेंड्स है जीभ का, ये है कौन सा आगे वाला भाग, अग्र भाग। तो जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, पश्च भाग, मध्य भाग एंड अग्र भाग। तो मध्य भाग में कौन कौन से स्वर की ध्वनि आती है। मध्य भाग में मध्य से किसी बोलते आ होते हैं, आ होते हैं दोस्तों। इसमें मुंह खुलता है बीच से, आ ऐसे आ होते हैं दोस्तों। आप वीडियो में देखे भी होंगे, कुछ कुछ वीडियो में आ ऐसे बोलते हैं। तो मध्य में कौन सा आता है, मध्य भाग में आ, कौन सा आ स्वर। अग्र में कौन सा आता है फ्रेंड्स, अग्र मतलब सामने से बोलेंगे, सामने से क्या बोलते हैं ई बोलते हैं, ई क्या बोलते हैं ई बोलते हैं, ई। और क्या बोलते हैं ए, क्या बोलते हैं ई ए। तो अब इसमें क्या आएगा, ई आएगा और ए आएगा, ई और ए। और जो बच्चे है वो किसमें आएंगे, पश्च मतलब पीछे से बोलते हैं। पीछे से क्या बोलते हैं बोलते हैं पीछे से उच्चारण गलत, पीछे से क्योंकि और क्या होगा फ्रेंड्स आ रहे हैं ना फ्रेंड, उ और उ ए, गला के पीछे से आ रहे हैं, तो क्या पश्च भाग में होता है। उम्मीद करता हूँ इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। स्वर के प्रकार, स्वर के 3 प्रकार में बांटा गया था। पहला उच्चारण के आधार पर, दूसरा जीभ के खुलने के आधार पर, और तीसरा फ्रेंड्स मुंह के खुलने के आधार पर। मुंह के खुलने पर आधार को देखते हैं सी नंबर, मतलब तीसरा। इसमें तो अभी तक तो आपका जीभ खुल रहा था, होंठ खुल रहा था, अब आपका मुंह भी खुलने लगेगा। मुंह के खुलने के आधार पर, मुंह के खुलने के आधार पर, मुंह के खुलने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड, तो 4 प्रकार के होते हैं। याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एग्जाम में पूछ भी सकते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4। तो आइए देखते हैं कि वो 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स पहला होता है संवृत, संवृत मैथ्स में पढ़े होंगे दोस्तों, संवृत अंतराल, संवृत श्रृंखला, उसी प्रकार का हिंदी में भी संवृत होता है। संवृत इसको क्या बोलते हैं, पश्च भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पश्च भाग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं पश्च। संवृत भी को क्या बोलते हैं, पश्च भी बोलते हैं। संवृत। सेकंड होता है अर्ध संवृत। सेकंड क्या होता है, अर्ध संवृत, अर्ध संवृत। सॉरी फ्रेंड्स, फर्स्ट में आएगा विवृत, विवृत। दूसरे में अर्ध विवृत, अर्ध विवृत। विवृत को बोलते हैं पश्च। इस थर्ड है दोस्तों, थर्ड आएगा संवृत, संवृत। और फोर्थ क्या आएगा, अर्ध संवृत। फोर्थ क्या है फ्रेंड्स, अर्ध संवृत। और आप विजिबल कर पा रहे हैं फ्रेंड्स, नहीं तो आप मेरा वॉइस को सुनिए। विवृत, विवृत को बोलते हैं पश्च, अर्ध विवृत, थर्ड संवृत, फोर्थ अर्ध संवृत। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पेपर में पूछा जा चुका है। तो विवृत को हिंदी में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ओपन। क्या बोलते हैं, ओपन। अर्ध विवृत को क्या बोलते हैं, हाफ ओपन। क्या बोलते हैं, हाफ ओपन। संवृत को क्या बोलते हैं, संवृत क्लोज्ड। मैथ्स में आप पढ़े होंगे संवृत श्रृंखला, बंद श्रृंखला, क्लोज्ड। अर्ध संवृत मतलब क्या होता है तो हाफ क्लोज्ड। क्या बोलते हैं, हाफ क्लोज्ड। विपरीत मतलब क्या होता है, ओपन। क्या होता है फ्रेंड्स, ओपन। इसमें आप मुंह को ओपन करके बोलते हैं। जैसे मुंह को ओपन करके क्या बोलेंगे अपन, आ। क्या बोलेंगे, ओनली आ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आ। मुंह के ओपन करके क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, आ। अर्ध विपरीत जिसमें मुंह आधा खुलता है। आधा कौन कौन से अक्षर में खुलते हैं फ्रेंड, तो इसके अंदर क्या आएगा, अ आएगा, ओ आएगा और अ आएगा और आएगा। ठीक है दोस्तों, जो भी है। और संवृत जिसमें मुंह क्या होता है, बंद होता है। बंद मतलब दांत बंद हो जाए। क्या बोलूंगा, बंद करके मैं क्या बोलूंगा, ई बोलूंगा। क्या बोलूंगा, ई उ। तो इसके अंदर क्या आएगा दोस्तों, संवृत मतलब क्लोज। तो क्या आएगा, आप बंद करके बोलिए ई। मेरे साथ बोलिए ई उ। ठीक है,
क्या औ को बोल पा रहे हैं कि दोस्तों बंद करके औ नहीं बोल पा रहे हैं ना अच्छे से, इसके अंतर्गत ई ई ऊ को बोल पा रहे हैं क्लोज्ड के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, ई ई आएगा, क्या आएगा, ई ई आएगा, और क्या आएगा, ऊ ऊ आएगा, ठीक है ना। अब अर्ध समृद्ध, क्या फ्रेंड्स, अर्ध समृद्ध, इसमें आप मुंह को आधा खोल के बोलोगे। इसके अंदर क्या आता है दोस्तों, ए आता है और ओ आता है, ए ओ। याद रखने का ट्रिक क्या है, बोलते हैं ए ओ नोनी इधर आ तो, ए ओ नोनी इति आ तो इसका याद करने का ट्रिक क्या है, ए ओ नोनी इति आ तो, क्या है, ए ओ नोनी इति आ तो। इसको याद रखने का ट्रिक क्या है फ्रेंड्स, इसको आप व को पहले बोलोगे इस को, तो इसको याद रखने का ट्रिक है विष, क्या है, विष, विष, ये वाला स याद लगा दो, विष, वी आ सा है, विष, इन दोनों को आप आधा आधा करोगे ही तो विष है इसका याद करने का ट्रिक। फ्रेंड्स यहाँ पे आ लिखना भूल गया, ये वाला आ भी किस में आता है, अर्ध विपरीत में आ। ये वाला कौन सा वाला है दोस्तों, अनुनासिक वाला, डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टर, 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 तो ये भी क्या है, डॉक्टर है, क्या है, डॉक्टर। इसको लगा दूं क्या बोलेगा, डॉक्टर। ये जो चिन्ह है दोस्तों अनुनासिक का, तो ये कहां से आया है, अंग्रेजी शब्द से आया है, अंग्रेजी के भाषा से आया है ये वाला शब्द, इसको बोलते हैं अनुनासिक, डॉक्टर बोलेंगे। तो ये आ वाला भी किसमें आता है, अर्ध विपरीत में आता है। तो फ्रेंड्स वर्ण में एक चीज बताना भूल गया था, वर्ण होता है दो प्रकार का, एक होता है स्वर होता है और सेकंड होता है व्यंजन। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर होते हैं, व्यंजन। तो मैं आपको ये बताना भूल गया था कि स्वर और व्यंजन वास्तव में कहते किसको हैं, स्वर और व्यंजन के बीच वास्तव में डिफरेंस क्या है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि स्वर और व्यंजन में डिफरेंस क्या है। तो फ्रेंड्स स्वर किसे कहते हैं, जिन ध्वनियों का उच्चारण, जिन ध्वनियों का स्वतंत्र, जिन ध्वनि चिन्ह का, जिन ध्वनि चिन्ह का, जिन ध्वनि चिन्ह का स्वतंत्र रूप से, जिन ध्वनि चिन्ह का स्वतंत्र रूप से उच्चारण हो, स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है। फ्रेंड्स और किसे कहते हैं, जिन ध्वनि चिन्ह का, जिन ध्वनि चिन्हों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है उसे स्वर कहा जाता है। मतलब दोस्तों स्वर ध्वनि को बोलने के लिए किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात स्वर अन्य ध्वनियों से स्वतंत्र होता है, जबकि व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है, अर्थात व्यंजन जो होता है वो स्वर पर निर्भर होता है। बिना स्वर की सहायता से व्यंजन को नहीं बोला जा सकता है, अर्थात व्यंजन परतंत्र होता है। व्यंजन को क्या बोलते हैं, जिन ध्वनि चिन्ह का, जिन ध्वनि चिन्ह का स्वतंत्र, जिन ध्वनि चिन्ह का स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं होता, स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं होता, स्वतंत्र रूप से क्या नहीं होता, उच्चारण नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसे कहते हैं व्यंजन। स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं होता क्या मतलब है कि व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कि फ्रेंड्स, जैसे क बोलो मैं क, तो क जो है ये एक स्वर नहीं है, ये एक व्यंजन है। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो बताया कि व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पे तो मुझे स्वर नजर नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। तो एक क जो मिल के बना है, ये आधा क से मिलकर बना है, ये पूरा अ से, तो ये क्या होता है, स्वर। तो स्वर को जब मैं इसके साथ जोड़ा तो क्या किसका निर्माण हुआ, व्यंजन। मतलब जो व्यंजन होता है वो किस पर डिपेंडेंट है, स्वर पर डिपेंडेंट है। जबकि ये जो स्वर है ये किसी पर डिपेंडेंट है क्या दोस्तों, नहीं, स्वर जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। तो आपको प्रश्न ये आ सकता है कि ऐसी ध्वनि चिन्ह जिसका स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है उसको क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं फ्रेंड, उसको स्वर कहते हैं। और जो परतंत्र रूप से जिसका उच्चारण होता है उसको क्या कहते हैं, जो स्वर पर डिपेंडेंट होते हैं उसको बोलते हैं व्यंजन। इतना सिंपल से बात है फ्रेंड्स, इसको मैं आपको बताना भूल चुका था। तो फ्रेंड्स हमारा स्वर का टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। अब हम आते हैं व्यंजन के ऊपर कि वास्तव में व्यंजन क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स व्यंजन, दोस्तों आप फिर से बोर मत होना दोस्तों, क्योंकि ये टॉपिक जो चल रहा है ये लास्ट टॉपिक है। सो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं व्यंजन। तो दोस्तों व्यंजन जो होता है, व्यंजन टोटल व्यंजन की संख्या कितनी होती है हिंदी में, 33। स्वर की संख्या कितनी होती है,
11। कुल वर्गों की संख्या कितनी है? 52। बेसिकली 52 है, कहीं कहीं पर आपको बताया था ना 46, 44, 48 भी आ जाता है, इसके रीजन भी आपको मैं बता चुका हूँ। तो व्यंजन कितना होता है टोटल? 33। व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया। व्यंजन कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में बांटा गया है। व्यंजन को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन से भाग में है वो देखते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन। पहला स्पर्श व्यंजन, पहला क्या होता है फ्रेंड? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में कितने भाग होते हैं? 5 भाग। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और कचट तप प वर्ग। तो क वर्ग में कौन कौन से आते हैं? क, ख, ग, घ और ये क्या हो गया? अंगा। चा, छतरी का छ और ये ज और ये क्या है? झ और इया। ऐसे ही आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल मेरे टाइप। ट हो गया, ठ हो गया, ड हो गया, ये ढ हो गया और ये न। त, थ, द, तथद और ये हो गया धन, तथद धन। प, ये क्या हो गया फ्रेंड? फ, ब, भ, म, पफब, भम। कितने होते हैं टोटल स्पर्श व्यंजन की संख्या? कितनी होती है? 25। कितनी होती है? 25। इसको बोलते हैं क वर्ग। इसको क्या वर्ग बोलते हैं फ्रेंड्स? क वर्ग। ये क वर्ग है, ये च वर्ग बोलते हैं इसको, ये ट वर्ग है, ये त वर्ग है और ये प वर्ग है। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? कचट तप। क्या है? कचट तप। क्या है? कचौड़ी जो खाते हैं ना, कचौड़ी, कचट तप। कचौड़ी की खाते हैं, गरम वाला कचौड़ी की बात हो रही, क्या होता है? तप होता है, ताप। तो इससे याद करो, कचौड़ी खा रहा हूं मैं ताप वाला, गरम गरम। तो इससे क्या होता है? कचट तप। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ भम। टोटल कितने होते हैं स्पर्श व्यंजन की संख्या? 25 होती है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। दोस्तों हमें बताने वाली बात है कि ये जो च वर्ग होता है, च वर्ग, इसको बोलते हैं वर्ग, बोलते हैं क वर्ग। ये सब किसके अंदर आते हैं? क वर्ग के अंतर्गत। ये किसके अंदर आते हैं? च वर्ग के अंतर्गत। ये ट वर्ग के अंतर्गत ये सभी ध्वनि चिन्ह आती हैं। त वर्ग के अंतर्गत ये सभी ध्वनि चिन्ह आते हैं। देन प वर्ग के अंतर्गत ये सभी ध्वनि चिन्ह आते हैं। कोई बोलेगा आपको क वर्ग की ध्वनि चिन्ह बताइए, तो क ख ग घ अंगा बोलेंगे। च वर्ग की ध्वनि चिन्ह क्या है? च छ झ झ इया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि दोस्तों ये जो च वर्ग होता है, च वर्ग को क्या बोलते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। च वर्ग को क्या बोलते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। क्या बोलते हैं? च वर्ग को स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ये क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। पेपर में आपको दे दिया जाएगा कि स्पर्श निम्न में से स्पर्श, आपको 5-5 की जोड़ी ऐसी बना के दे दिया जाएगा, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, और उसमें से पूछेगा कि निम्न में से स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है। तो आपको क्या टिक करना है? च वर्ग वाला, च छ ज झ जिसमें होगा उसको टिक करना है स्पर्श संघर्षी व्यंजन में। ठीक है, दूसरी बात ध्यान देने वाली है, इसको अब मैं मिटा देता हूं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जो आप ये देख रहे हैं, क वर्ग का अंतिम अक्षर अंग, च वर्ग का अंतिम अक्षर इया, देन ट वर्ग का अंतिम अक्षर न, त वर्ग का अंतिम अक्षर न, प वर्ग का अंतिम वर्ण म है। तो इस सभी को बोलते हैं दोस्तों पंचमा अक्षर। क्या बोलते हैं दोस्तों? पंचमा अक्षर। पंचमा अक्षर, पंचमा, क्योंकि 5वें वर्ण में आ रहे हैं, 5वें जगह में आ रहे हैं, इस वर्ग 5वां जगह में आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पंचमा अक्षर। तो पंचमा अक्षर पेपर में आपको आएगा कि इनमें, पेपर में आपको ऐसे दे दिया जाएगा, जैसे इस प्रकार का दे दिया जाएगा, ये पूरे चारों को उठा के दे दिया जाएगा, ये चारों को उठा के दे दिया जाएगा और ये चारों को। ठीक है, और ये पूछा जाएगा कि निम्न जोड़ी में से पंचमा अक्षर को पहचानिए। तो आपको कौन सा टिक करना वाला? जिसमें ड, इया, न और ये होगा, उसको टिक करना है। ये इसको क्या बोलते हैं? पांचों को बोलते हैं पंचमा अक्षर। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको? पंचमा अक्षर। और ये पांचों को अनुनासिक बोलते हैं। पांचों को क्या बोलते हैं? अनुनासिक। क्या बोलते हैं? पांचों को अनुनासिक। क्या बोलते हैं? पांचों को अनुनासिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पांचों को अनुनासिक। और फिर पेपर में 1 नंबर में ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि अनुनासिक ध्वनि का उच्चारण स्थान कैसा होता है, मतलब अनुनासिक ध्वनि को किस प्रकार बोलते हैं। तो अनुनासिक ध्वनि को हम मुंह से बोलते हैं, ऑप्शन आएगा, नाक से बोलते हैं, कान से बोलते हैं, या फिर मुंह और नाक से दोनों को बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा कि अनुनासिक ध्वनि को हम मुंह और नाक दोनों से उच्चारण करते हैं। तो आपको मुंह और नाक वाला ऑप्शन में टिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो व्यंजन 33
होते हैं टोटल। स्पर्श व्यंजन हो गया, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन में बांटा गया है। और सेकंड होता है अंतःस्थ व्यंजन। क्या होता है? अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। सेकंड क्या होता है फ्रेंड्स? अंतःस्थ व्यंजन। सेकंड क्या होता है? अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन का उच्चारण स्थान भी है, जैसे कंठ हो गया, तालु हो गया, दांत हो गया, दंत बोलेंगे, ओष्ठ हो गया। तो स्पर्श व्यंजन को कंठ के कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ 5 स्पर्श व्यंजन को शरीर के 5 भागों से बोला जाता है। मतलब जब हम स्पर्श व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो शरीर के 5 हिस्सों से टकराकर भिन्न भिन्न अक्षर निकलते हैं, इस कारण इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आगे की स्लाइड में हम ये देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है। उससे पहले हम इस व्यंजन के भाग को देख लेते हैं। अब आएगा दोस्तों अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। क्या होती है? 4। कौन कौन से? य, लव, लव। क्या होगी? लव। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। लव क्या होती है? लव। क्या होती है? लव, लव। इसमें से दोस्तों र को बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये इस स्लाइड का। इसमें से र को क्या बोलते हैं दोस्तों? पार्श्विक। र को क्या बोलते हैं दोस्तों? रेड कलर में लिख देता हूँ ताकि आप अच्छे से विजिबल कर पाए। इसमें र को क्या बोलते हैं बोले तो? पार्श्विक, पार्श्विक। र को क्या बोलते हैं? पार्श्विक। और ल को क्या बोलते हैं? ल को लुठित। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई छोटा सा। र को बोलते हैं लुठित, र को क्या बोलते हैं? लुठित, लुठित व्यंजन। इसमें से र को क्या बोलते हैं? लुठित व्यंजन। क्या बोलते हैं? लुठित व्यंजन। देन ल को क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन। ल को क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन। ल को क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, पूछेगा कि निम्न में से लुठित व्यंजन कौन सा है। सेकंड में पूछ देगा कि निम्नलिखित में पार्श्विक व्यंजन क्या है। तो पार्श्विक व्यंजन में आपको ल टिक करना होगा, देन लुठित व्यंजन में आपको र टिक करना होगा। तो फ्रेंड्स व्यंजन के 3 भाग होते हैं, पहला स्पर्श व्यंजन, सेकंड अंतःस्थ। अब फ्रेंड्स बात आती है कि इसको अंतःस्थ व्यंजन क्यों बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन इसको क्यों बोलते हैं? कचट तप वो स्पर्श व्यंजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम कचट तप वर्ग को बोलते हैं तो शरीर के विभिन्न भागों से अक्षर टकराकर निकलती है। जैसे क वर्ग कंठ से टकराकर निकलती है, च वर्ग तालु से टकराकर निकलती है, ट वर्ग मूर्धा से टकराकर निकलती है, उसी प्रकार त वर्ग दांत से टकराकर निकलती है, और प वर्ग जब मैं उच्चारण करता हूँ तो ओष्ठ से, ओष्ठ के माध्यम, होंठ के माध्यम से निकलती है। तो विभिन्न माध्यम से टकराने के कारण इसको स्पर्श व्यंजन कह दिया गया, क्योंकि जब मैं इन सभी का उच्चारण करता हूँ तो शरीर के विभिन्न भागों से स्पर्श होता है, इसी कारण इस कचट तप को स्पर्श व्यंजन कहा गया है। अब बात आती है फ्रेंड्स की यरलव को, यरलव जो देखा आप स्लाइड में, यरलव को अंतःस्थ व्यंजन क्यों कहा गया है। दोस्तों जब मैं यरलव को उच्चारण करता हूँ तो यरलव का जब मैं उच्चारण करता हूँ तो यरलव जो ध्वनि है वो शरीर के किसी भी भाग से टकराता है, डायरेक्ट निकल, जैसे मैं य बोल रहा हूँ, या डायरेक्ट निकल गया, य ल व, यरलव। मतलब यरलव जो ध्वनियां होती है वो शरीर के किसी भी भाग से टकराती नहीं है, वो डायरेक्ट सीधी सीधी निकल जाती है। इस कारण इसको अंतःस्थ व्यंजन की कैटेगरी में शामिल किया जाता है, जिसमें से र को बोलते हैं लुठित, और जिसमें से र को बोलते हैं लुठित और ल को बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। अब व्यंजन का तीसरा भाग है फ्रेंड्स ऊष्म व्यंजन। क्या है तीसरा भाग? क्या है व्यंजन के तीसरा भाग है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन इसको बोलते हैं संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? संघर्षी। ऊष्म व्यंजन इसको क्या बोलते हैं? संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। तो संघर्षी व्यंजन के अंदर क्या आता है दोस्तों? स, और ये स और यह। तो संघर्षी व्यंजन या फिर ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों कि ऊष्म व्यंजन क्या होता है। ऊष्म व्यंजन वह होता है जो शरीर, जब ऊष्म व्यंजन को हम बोलते हैं तो शरीर से एक प्रकार ऊष्मा निकल रही, ऐसा हमको आभास, जैसे मतलब स जब पत्थर हो घिसे तो ऐसा लगता है, पत्थर ऐसा महसूस करता है कि वो वास्तव में ऊष्मा का एहसास कर, ऊष्मा उत्पन्न कर। उसी प्रकार जब हम स और ह ध्वनि को शरीर से बोलते हैं, उच्चारित करते हैं, तो हमको एक प्रकार ऊष्मा का अनुभव होता है, एक प्रकार ऊष्मा निकलती है। इस कारण इसको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स आप उन व्यंजन के तीनों भाग को अच्छे से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड पर हम ये देखेंगे कि व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या क्या है।
अब देखते हैं फ्रेंड्स व्यंजन का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान पर उच्चारण स्थान क्या होता है फ्रेंड? मुंह के जिस भाग से वर्ण का उच्चारण होता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ दोस्तों मैं क, तो कर्ण से बोल रहा हूँ, तो मुख के कंठ भाग से उस वर्ण का क वर्ण का उच्चारण होता है, तो क वर्ण का उच्चारण स्थान को क्या बोलेंगे? कंठ बोलेंगे। इसी प्रकार दोस्तों अब डिस्कस करते हैं कि विभिन्न विभिन्न वर्ण का उच्चारण स्थान क्या क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए एक टेबल बनाना पड़ेगा। आप भी अपनी कॉपी में टेबल बनाइए और उस पूरे टेबल को आपको याद रखना है, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स पहला स्थान क्रमांक, स्वर, व्यंजन और यहां पे आएगा नाम। तो क्रमांक, स्थान, स्वर हो गया दोस्तों, व्यंजन, तो ये नाम। ये नाम। तो फ्रेंड स्थान, पहला स्थान है कंठ का। आपको इसको लाइन से याद रखना होगा, कंठ, कंठ, कंठ के बाद आएगा तालु, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका। इसमें आएगा कंठ, तालु, कंठ, तालु। यदि आपको दिख नहीं रहा होगा दोस्तों तो आप मेरा वॉइस सुनिए। कंठ, तालु, कंठ, ओष्ठ, कंठ, ओष्ठ। इसमें आ जाएगा अपन का दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ। कंठ लाइन से याद करना पड़ेगा दोस्तों आपको, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। 6 नंबर में नासिका, 7 नंबर पे है कंठ तालु एंड 8 नंबर पे है कंठ ओष्ठ एंड लास्ट नंबर पे है दंत ओष्ठ। इसका मतलब है कि जो भी ध्वनि निकलेगी कंठ से निकलेगी। इसका मतलब है जो भी ध्वनि निकलेगी तालु से निकलेगी। मूर्धा जो भी ध्वनि निकलेगी मूर्धा से निकलेगी। दंत का मतलब है जो भी ध्वनि निकलेगी दंत से निकलेगी। ओष्ठ मतलब है जो भी ध्वनि चिन्ह निकलेगा वो ओंठ के माध्यम से निकलेगा। नासिका का मतलब है जो भी ध्वनि का उच्चारण होगा नाक के माध्यम से होगा। कंठ तालु का मतलब है कि जो भी ध्वनि का उच्चारण होगा कंठ और तालु की सहायता से होगा। मतलब कंठ और तालु को स्पर्श करते हुए ध्वनि बाहर निकलेगी। कंठ और ओष्ठ का मतलब है कंठ और ओष्ठ के माध्यम से ध्वनि निकलेगी और दंत ओष्ठ का माध्यम है कि जो भी ध्वनि चिन्ह होगा दंत और ओष्ठ को स्पर्श करते हुए बाहर निकलेगी और आप तक पहुंचेगी। तो फ्रेंड्स कंठ में स्वर आता है। पहले मैं टेबल को लिख लेता हूं फिर आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। अ आता है इसके अंतर्गत और ये आ और ये वाला आ। ये डॉक्टर वाला आ है ना, ये जो ये दिख रहा है ना, ये अंग्रेजी भाषा, ये जो चित्र पिक्चर आप देख पा रहे हैं जो चिन्ह ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। ऐसे आप पढ़ते हैं डॉक्टर, पढ़ते हैं डॉक्टर, ये वाला आपको और बता चुका मैं डॉक्टर। तभी ये सब क्या डॉक्टर है, ये लग जाता है क्या होता है डॉक्टर, स्पेसिफिक करता है, स्पेसिफाई करता है ये चिन्ह इसको। ठीक है दोस्तों। तो अब तालु,
दोस्तों ये क वर्ग है, ये पूरा क वर्ग है, ये पूरा च वर्ग है, ये पूरा ट वर्ग, कचट तप। अब क्या आएगा त वर्ग, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग, अब त वर्ग कचट तप, त थ द ध और ये न, तथा धन। क वर्ग है, ये च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग, कचट तप। अब क्या होता है प वर्ग, प वर्ग में क्या था पफब, पफब पफब, इसी प्रकार पफब भम, पफब भम। इसको मैं किस प्रकार याद किया दोस्तों, इसको आपको एक प्रकार रट्टा मारने से क ख ग घ अंगा, स्पीड से जितना बार आप रिवाइज करोगे, जितने फ्रीक्वेंसी से, उतना ही आसानी से आपको याद होगा। मतलब किसी भी चीज का जड़ है दोस्तों रिपीटेशन, आप जितनी बार रिपीट करोगे उतनी बार आपको उतनी अच्छे से गहराई से आपको याद होगा। क ख ग घ अंगा च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द धन प फ ब भम। इस प्रकार से मैं इसको याद किया हूँ। ये क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग है। और इसके अंतर्गत आते हैं जैसे थोड़ा सा ये फ्रेंड्स ह है ह, और ये है विसर्ग। विसर्ग मतलब ये बिंदु होते हैं, विसर्ग मतलब क्या होता है, ये वाला बिंदु विसर्ग। ह विसर्ग, ये सा सा सा, ये र, ये ला, र और ये ला। और क्या छूट गया फ्रेंड्स, ये सा है, ये र और ये ल है, और दंत ओष्ठ है। दंत एक कौन से दोस्तों, ये दंत ओष्ठ में आएगा ना, ये दंत ओष्ठ में, दंत ओष्ठ में आएगा व आएगा, वफादार बोलते हैं ना, वफादार, ऐसी व और ये फ। ये दंत ओष्ठ में क्या आएगा व और फ आएगा, कौन सा व और फ में। नासिका में क्या आएगा फ्रेंड्स, नासिका में देखते हैं नासिका के अंतर्गत क्या आएगा। नासिका में दोस्तों देखिए कर्ण, क ख ग घ अंगा, अंगा सॉरी दोस्तों अंगा, क ख ग अंगा का उच्चारण कहाँ से होता है फ्रेंड, कर्ण से होता है। जैसे मैं क बोलूंगा क ख ग, क बोलूंगा ख ग घ अंगा, तो क वर्ग का जो उच्चारण हो रहा है वो कंठ से होता है। क वर्ग की जितनी भी ध्वनियां है वो कंठ को स्पर्श करती हुई बाहर निकल रही है। तो क वर्ग का ध्वनि क्या है, क ख ग घ अंगा का कंठ है। तो क वर्ग क ख ग घ अंगा का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है, क्या है कंठ। उसी प्रकार स्वर को देखते हैं अ आ, डॉक्टर वाला अ, तो इसका उच्चारण स्थान भी क्या है, कंठ है। तो इसका नाम क्या होगा, कंठ, कंठ। क्या होगा इसका नाम, हो गया कंठ होगा, इसका नाम क्या हो गया, कंठ है। दोस्तों स्थान और नाम एक ही है, कोई मतलब नहीं। आपको ऑप्शन में कंठ है तो कंठ, कंठ है तो कंठ है, ठीक करना है। उसी प्रकार दोस्तों तालु, ई और ई का उच्चारण स्थान कौन सा है, तालु है। उसी प्रकार च वर्ग में कौन कौन सा था, च छ ज झ इया, तो इसके अंदर ये स वाला, ये स, इसका उच्चारण क्या है, तालु। उसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, तालव्य। क्या हो जाएगा, तालव्य। इसका नाम क्या हो जाएगा, तालव्य। आधा वह है तालव्य, क्या हो जाएगा इसका नाम, तालव्य। उसी प्रकार अब तालु क्या है, इसको एक बार बताया फिर सभी को उच्चारण आपको अच्छे से बताऊंगा। अब मूर्धा, मूर्धा में स्वर कौन सा है, री आता है, ऋषि का री, इसमें ये वाला आता है ऋषि का री, और ट वर्ग आता है, व्यंजन ट ठ ड ढ न और र और स। तो ये मूर्धा में सभी ये जितने भी वर्ण आ रहे हैं, इस सभी वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। क्या है, मूर्धा, मूर्धन्य। इसका नाम क्या हो जाएगा, मूर्धन्य, मूर्धन्य। उसी प्रकार ओष्ठ, उसी प्रकार क्या है, दंत, दंत में क्या आएगा, त वर्ग आएगा, त थ द ध न, त थ द ध न और ल अवसा, तो क्या होगा, दंतय। इसका नाम क्या हो जाएगा, दंतय। इसी प्रकार नासिका, नासिका से किसका उच्चारण होता है, नासिका से प, सॉरी हाँ इसको बताना भूल गया, नासिका फ्रेंड्स। नासिका में जो पंचमा अक्षर पढ़े थे ना दोस्तों, पंचमा अक्षर क्या है, ये और ये पांचों शामिल होते हैं। तो नासिका में पंचमा अक्षर आते हैं, जैसे अंगा आएगा और इया आएगा और न आएगा और ये वाला न आएगा और म आएगा। नासिका में क्या आएगा, पूरा पंचमा अक्षर आएगा, जो कि ड इया न म, इसको बोलते हैं पंचमा अक्षर, पूरा नासिका के अंदर लिखना है। ठीक है फ्रेंड, इसको क्या बोलते हैं, मैं बताया था अनुनासिक भी होता है, इसको क्या बोलते हैं, अनुनासिक। और इसका उच्चारण कहाँ से होता है, नाक से भी होता है, मुंह से भी होता है।
यहाँ हालांकि नासिका लिखा हूं, लेकिन पेपर में इसको उच्चारण में आएगा तो नाक और मुंह वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। ठीक है फ्रेंड, अब पढ़ते हैं तो अब अच्छे समझते हैं। जैसे तो कंठ, जैसे क ख ग घ अंगा अ और आ, इसका और ह और विसर्ग, इस सब का उच्चारण स्थान कंठ है। इस सब ध्वनि को जब मैं बोलता हूं तो ये कंठ से टकराते हुए निकल, जैसे क बोल रहा हूं तो क ध्वनि कंठ से निकल, क ख ग घ अंगा। ठीक है, उसी पर अ आ कंठ से हो रहा है, कंठ से। उसी प्रकार ह विसर्ग भी बोलूंगा, विसर्ग अह अहम, तो क्या कंठ से टकराती हुई निकल रही है। इसी प्रकार क वर्ग का उच्चारण स्थान और अ आ का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, कंठ है, उसका नाम क्या है, कंठ है। ठीक है फ्रेंड, आपको लाइन से याद करना है। अब फ्रेंड्स तालु, अब तालु क्या है फ्रेंड्स ये बताता हूँ बेसिकली। तालु में क्या आता है, स्वर में ई और ई आता है, व्यंजन में च छ ज छ इया। क्या तो मैं च वर्ग को बोलता हूँ च छ ज इया, तो मेरा जो जीभ है च छ ज झ इया, तो जीभ है दोस्तों ये ऊपर वाला पार्ट को टच कर है, च छ ज झ। आप सभी बोलकर प्रैक्टिस कीजिए, च छ ज झ इया इया। ठीक है फ्रेंड, च छ जब जब झ जब मैं बोल रहा हूँ मेरा जीभ जो है ऊपर वाला भाग को टच कर रहा है, तो उसको ऊपर वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं तालु। लेकिन इया बोल रहा हूँ इया इया, तो जीभ ऊपर वाला भाग को टच नहीं कर रहा है, इसलिए इया को किसमें शामिल किया गया, नासिक में शामिल किया है। नासिक, ये जो इया ये तालु के अंतर्गत नहीं आता है, ये क्या अपवाद है, ये किसमें आता है, नासिक। उसका ये अंगा, ये न और ये न और ये म, ये सभी नासिक के अंतर्गत आते हैं, ये सभी अपवाद हैं। ठीक है फ्रेंड, तो देखो फ्रेंड्स ये यहाँ ये हम लोग का मुंह है, ये हम लोग का बेसिकली जीभ है। ठीक है फ्रेंड, जब मैं बोल रहा हूँ च छ ज झ इया, तो ये फ्रेंड्स जीभ ऐसे ऊपर होते हैं, च जीभ ऊपर वाले भाग को टच कर रहा है, तो तालु का स्थान क्या हो जाएगा, च छ ज झ इया का स्थान क्या होगा, तालु हो गया। अब आते हैं तो मूर्धा, मूर्धा मूर्धा में क्या आता है, स्वर में री आता है और ट ठ ड ढ न र और सा आता है, इसका नाम हो जाएगा मूर्धन में। अब फ्रेंड्स इसी को आपको ध्यान में समझना है। ठीक है फ्रेंड, ट बोलूं ट, तो जीभ भी देखो तालु में भी जीभ ऊपर वाले स्थान को सूरज, च बोलूं च जीभ ऊपर वाला भाग को टच करे। अब मैं मूर्धा में बोल रहा हूँ ट ठ, फिर भी जीभ ऊपर वाला भाग को टच करे। अब आप कंफ्यूज हो गए कि कौन सा तालु है कौन सा मूर्धा है। तो दोस्तों इसमें एक बात कॉमन है, वो बात ये है, देखिए दोस्तों जब मैं तालु के अंदर बोलता हूँ, तालु में च छ ज झ इया, तो जीभ जो होती है वो डायरेक्ट टच, जीभ जो होती है डायरेक्ट ऊपर वाले भाग को टच करती है, मतलब मुड़ती नहीं है। जैसे च बोलूं तो जीभ मुड़ी नहीं है, सीधा सीधा टच किया। जैसे ये मेरा मुंह है, मैं च बोलूं तो ये जीभ है मेरा, तो ऐसे डायरेक्ट ऊपर वाले को टच किया, बिना मुड़े टच किया गया च वर्ग में। और ट वर्ग में क्या होता है, मूर्धा में ये जो जीभ होता है ये ऊपर को टच करता ही है, लेकिन ये मुड़ के टच करते हैं। मैं जैसे ट बोलूं ट, तो मेरा जीभ ऊपर से ऊपर मुड़ा, ऊपर भाग को टच किया। ट बोलूंगा तो जीभ ऐसे मुड़ेगा, ऊपर वाले भाग को टच करेगा, तो उसी को बोलते हैं मूर्धा। ठीक है फ्रेंड, जैसे तालु को बोलूंगा तो जीभ मुंह को डायरेक्ट ऐसे टच करेगा, डायरेक्ट टच। ठीक है, और मूर्धा में क्या होगा, ये जो जीभ होगा ये जीभ ये ऐसे मुड़ के टच करेगा, मुड़ के, तो इसको बोलते हैं मूर्धा। आप इसको खुद प्रैक्टिस कीजिए, ट बोलो ट, जीभ मुड़ के ऊपर वाले भाग को टच करे, ट ठ ड ढ ना पूरा मुड़ के ऊपर वाले भाग को टच कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मूर्धा। ठीक है, उसी प्रकार ओष्ठ, दंत, दंत को देखें, दंत, दंत में क्या होता है दोस्तों, दंत में त वर्ग आता है मेरा, दंत में कौन सा वर्ग आता है, त वर्ग आता है। तो त थ द ध न, त बोल रहा हूं, थ बोल रहा हूं, द बोल रहा हूं, ध, तो एक दांत को टच करे, त थ, देखो त थ द ध न, दोनों दांत टच हो रहे हैं आपस में, तो किस में आते हैं, दंत वाले वर्ग में आते हैं, तो इसको बोलते हैं दंत है। उसी पर ओष्ठ में आते हैं उ और प फ ब भ म, मतलब प वर्ग आते हैं। तो फ्रेंड्स आप प वर्ग को प फ ब भ म, वो होंठ होंठ दोनों आपस में मिल रहे, लिप्स से मिल रहे हैं, बोलते हैं तो लड़की लड़का का लिप्स आपस मिला, वैसे ही है फ्रेंड्स। ये जैसे होंठ में क्या आता है, क्या आता है होंठ में, प फ ब भ म, दोनों होंठ से होंठ मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं फ्रेंड्स प वर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से इसको आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं दोस्तों नासिका, तो नासिका में क्या बताया था, पूरा पंचमा अक्षर आते हैं इसके अंदर। अब नासिका मतलब नाक से जो भी स्वर ध्वनि निकलेगी वो नाक को स्पर्श करते हुए निकलेगी। देखो इया बोला, इया न से निकल, इया न, नाक पर प्रभाव पड़ रहा है दोस्तों, तो ये सभी किसके अंतर्गत है, नासिका के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड, अब कंठ तालु में बेसिकली क्या आते हैं, कंठ तालु में ए और ए आते हैं। क्या आते हैं कंठ और तालु में, ये दोस्तों नासिका का ना, ये जो दिख रहा है ये पंचमा, ये नासिका। और कंठ तालु में क्या आता है, ए और ए, ए और ए का मतलब ये कंठ भाग को स्पर्श करेगा और तालु को। तो मैं ए बोल रहा हूँ ए और ए, तो कंठ को भी स्पर्श करता है, ए और तालु को भी छू कर जाता है, तो इसका कंठ तालु के अंतर्गत ए और ए आते हैं। और कंठ ओष्ठ के अंतर्गत आता है ओ और।
मतलब ये ओ और अ जो थे कंठ भाग को भी स्पर्श कर रहे हैं मेरे, और ओष्ठ वाले भाग को भी स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं। उसी का दंत ओष्ठ में क्या आते हैं, वफादार होता है ना, तो उसका वफ है, वफ बेवफा होता है, बेवफा वफ को बात क्या करो, बेवफा ये तो बोलते हैं, तो व और फ को याद करो। और किसके अंतर्गत आता है, दंत ओष्ठ, दांत से भी व और फ स्पर्श होते हैं और ओष्ठ से भी स्पर्श होते हैं। तो यह रहा दोस्तों उच्चारण स्थान। इससे एक प्रश्न जरूर आते, वेरी 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 एमपी है फ्रेंड्स जी। इसको याद करने का ट्रिक क्या है, पहला देखो कंठ होता है, कंठ के बाद क्या आता है, तालु, तालु के बाद मूर्धा, कंठ तालु मूर्धा, उसके बाद दंत, उसके बाद ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। कचट तप, इसको क्या याद रखना है, कचट तप, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग को आपको बेसिकली याद करना ही है। हम लोग का वर्ण कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर स्वर व्यंजन शामिल होते हैं। हम लोग स्वर को भी अध्ययन कर चुके हैं, व्यंजन को भी अध्ययन कर चुके हैं। दोस्तों वहां मेरे से एक बात छूट गया है कि नासिका के अंतर्गत, नासिका के अंतर्गत अम भी अम और नासिका के अंदर अम भी आता है, नासिका के अंदर क्या आता है दोस्तों, अम भी आता है, अम। इसका उच्चारण स्थान क्या है, नासिका है। क्या है दोस्तों, नासिका। इसको मैं भूल गया था फ्रेंड्स बताने के लिए, तो आप इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं आज के अंतिम टॉपिक के ओर। तो आप दिल थाम के बैठिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अभी आपका सिर्फ मैं 15 मिनट से 10 मिनट के बीच लूंगा दोस्तों। आप दिल थाम के बैठिए, क्योंकि ऐसा वीडियो आप कहीं पर भी नहीं देखेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों अब हम आते हैं अघोष वर्ण, अघोष व्यंजन क्या होते हैं और सघोष व्यंजन क्या होते हैं। अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। दोस्तों ये एकदम ठीक से फ्रेंड्स 1 नंबर में आते हैं। अघोष वर्णमाला टॉपिक से तो फिक्स है, एक प्रश्न 2 प्रश्न जरूर आते ही हैं, जो कि सबसे इजी टॉपिक है हिंदी का। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों। सघोष व्यंजन को घोष व्यंजन भी बोलते हैं, सघोष व्यंजन को क्या बोलते हैं, घोष व्यंजन भी बोला जाता है। तो अघोष व्यंजन किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय तंत्र कंपित ना हो, जिन, ध्यान से सुनिएगा, जिन वर्णों का या फिर जिन ध्वनि चिन्हों का उच्चारण करते समय तंत्र कंपित ना हो। तंत्र मतलब यहाँ पर जो मशीन बोल सकते हैं, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय तंत्र, शरीर का तंत्र मतलब शरीर का मशीन, यहाँ पर जो मशीन है तंत्र है वो कंपित ना हो, उसको बोलते हैं सघोष अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं, अब देखते हैं सघोष व्यंजन की परिभाषा। तो जिन ध्वनि चिन्हों का उच्चारण करते समय कंठ अर्थात तंत्र अर्थात मशीन कंपित हो उठे, तो उन ध्वनि चिन्ह को क्या कहते हैं, सघोष या घोष व्यंजन कहते हैं। जिन ध्वनि चिन्ह का उच्चारण करते समय तंत्र कंपित न हो, उस ध्वनि चिन्ह को अघोष व्यंजन कहते हैं। देन जिन ध्वनि चिन्हों का उच्चारण करते समय तंत्र कंपित हो उठे, उसको सघोष अर्थात घोष व्यंजन कहते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से सघोष और अघोष व्यंजन को समझने की प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स अघोष व्यंजन जिसमें तंत्र कंपित ना हो, जैसे कि दोस्त मैं क बोलूं, क बोलो, आप क बोलो, ख बोलो, क ख, इसमें तंत्र कंपित हो रहा है क्या दोस्तों, नहीं, क ख। अब आप बोलो ग बोलो, ग घ अंग, तो अजीब टाइप तंत्र कंपित हो रहा है, मतलब कंपन हो रहा है उसमें, वाइब्रेशन। क और ख में कुछ नहीं हो रहा है, क ख, तो ये तंत्र कंपित नहीं हो रहा है, तो क ख किसके अंतर्गत आएगा, अघोष व्यंजन के अंतर्गत। अब ग बोलो, ग घ अंगा, मतलब तंत्र एक प्रकार कंपित हो रहा है, तो ये व्यंजन किसके अंतर्गत आएंगे, सघोष या घोष व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। तो फ्रेंड्स अघोष व्यंजन का उदाहरण क्या है, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण किसके अंतर्गत आएगा, अघोष व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण किसके अंतर्गत आएगा, अघोष व्यंजन। पहला दूसरा वर्ण का मतलब जैसे क वर्ग पढ़े थे, क वर्ग, तो क वर्ग पढ़े थे तो क और ख,
ये एक वर्ग हो गया, तो इसका पहला क ख ग अंगा पढ़े थे क वर्ग में, उसके बाद ख क च वर्ग पढ़े च छ ज झ इया, ट वर्ग ट ठ ड ढ न, त वर्ग में त थ द ध न, और प ह ब भ और म। तो इसका मतलब है ये है फ्रेंड्स, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। ये मतलब ये क वर्ग है तो क वर्ग का पहला दूसरा कौन सा है, क और ख। च वर्ग का पहला दूसरा च और छ। इसी प्रकार ट ठ क च ट त प है फ्रेंड्स, प। तो प वर्ग का पहला दूसरा वर्ण क्या है, प और फ। तो ये जो दो दिख रहे हैं सभी किसके अंतर्गत आएंगे, दोनों अघोष व्यंजन के अंतर्गत। क्यों अघोष व्यंजन के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि इनका जब उच्चारण कर रहा हूं तो यहाँ पर जो मेरा तंत्र मशीन है वो कंपित नहीं हो रहा है, अर्थात वाइब्रेशन नहीं हो रहा है। जैसे कि आप क बोलो ख बोलो कुछ नहीं हो रहा है, ट ठ बोलो कुछ भी कंपित नहीं हो रहा है, इसी प्रकार प फ त थ बोलो कुछ कंपित नहीं हो रहा है। इस कारण इसको अघोष व्यंजन के अंतर्गत शामिल किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें इसके और उदाहरण है अघोष व्यंजन के अंतर्गत स और ये वाला स को भी शामिल किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ना पूछ कि आपको पेपर वाला डिस्टर्ब करने के लिए ये दे सकते हैं कि ये अघोष है कि सघोष, तो इसको अघोष व्यंजन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों सघोष व्यंजन। अब सघोष व्यंजन का उदाहरण देखते हैं। परिभाषा तो मैंने आपको बता दिया हूँ। सघोष व्यंजन क्या होते हैं, जिसमें तंत्र कंपित हो जाता है, जिसमें तंत्र कंपित होता है। जैसे मैं बोलता हूँ तो इसका उदाहरण क्या है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा एंड पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा एंड पांचवा वर्ण किसके उदाहरण किसके अंतर्गत आएंगे, सघोष व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। किसके, सघोष व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ग। जैसे हम लोग तीसरा चौथा वर्ग क्या है, ग इस, ये क वर्ग है, ये ख च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, कचट तक। तो क वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा क्या है, ग घ अंगा। च वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा ज झ इया। इसी प्रकार सिमिलरली ट वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, त वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, प वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, ब भ म। तो ये क्या है, ये पूरे क्या है मेरे सघोष या फिर घोष व्यंजन। क्यों, क्योंकि इसका जब मैं उच्चारण कर रहा हूं तो तंत्र कंपित हो रहा है। जैसे आप बोलो ग बोलो ग घ अंगा, ज झ इया, मतलब एक प्रकार वाइब्रेशन, डीजे बजता है ना वाइब्रेट, वैसे ही बज रहे हैं। यहाँ का तंत्र डीजे की तरफ आवाज कर रहे हैं। जैसे कि द बोलो द ध न। टॉपिक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण का मतलब है जिसमें कम वायु निकले, महाप्राण का जिसमें ज्यादा वायु निकले। अल्पप्राण के अंतर्गत अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण को अल्पप्राण कहते हैं। जैसे क ग अंग च ज इया। इसी पर आप और देख सकते हैं। अल्पप्राण के अंतर्गत दोस्तों य र ल व और अम को शामिल किया जाता है। महाप्राण जिसमें वायु ज्यादा निकले, जैसे महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण को महाप्राण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जैसे ख और घ, छ और ज, ड ढ, ये सब महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। महाप्राण में विसर्ग को भी शामिल किया जाता है। उसके बाद दोस्तों द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, जिसमें एक पूरा बने और एक आधा बने। जैसे बच्चा लिखे तो च पूरा है, आधा च आधा है। हल्ला में एक ला पूरा है, आधा ला आधा है। तो इस प्रकार को बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। उसके बाद देखते हैं दोस्तों नवीन ध्वनियां, जो हाल ही में अभी भी खोजा गया है। नवीन ध्वनियां इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, नुक्ता, मतलब जिसमें नुक्ता लगेगा उसको नवीन ध्वनियां बोलते हैं। जैसे क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, ज फा, ये जो बिंदु इसको बोलते हैं नुक्ता। अब लास्ट आते हैं दोस्तों अर्धस्वर। अर्धस्वर आधा स्वर। य और व को क्या बोलते हैं, आधा स्वर। य और व को आधा स्वर की उपाधि दी गई है। थैंक यू गाइस वाचिंग फॉर माय यूट्यूब वीडियो। इस प्रकार की यूट्यूब वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।